हेलो एवरीवन, मैं काव्या फ्रंटियर एएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप एक्ट। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि एनआरसी को लेकर के और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, ये बहुत न्यूज़ में था। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि हमारा जीएस पेपर 2 का पॉलिटी का पार्ट है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया में सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होती है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। विच एक्ट कवर सिटीजनशिप इन इंडिया, और ये सिटीजनशिप जो डिटरमाइन की जाती है ये किस एक्ट के तहत की जाती है। हाउ द बिल प्रपोजेस टू चेंज द क्राइटेरिया, जो हमारा सिटीजनशिप का अगर कोई एक्ट है तो क्या उसमें कोई अमेंडमेंट किया गया है और वो किस तरह से चेंज करने वाला है सिटीजनशिप के क्राइटेरिया को, ये हम देखेंगे। और उस सिटीजनशिप बिल में क्या क्या ऐसे चेंजेस प्रपोज किए गए थे, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। द कन्फर्मेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सिटीजनशिप कैसे यहाँ पर डिफाइन होती है इंडिया में। The conferment of a person as a citizen of India is governed by Part 2 of the Constitution of India, that is Article 5 to 11. जो इंडिया में किसी भी पर्सन को अगर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में निहित है, यानी कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में कवर किया जाता है इसे। According to Article 5, all the people that were resident in India, आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 5 के तहत जितने भी लोग हैं जो कि इंडिया के रेजिडेंट हैं, भारत के रहने वाले हैं, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय, वर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो उस समय भारत के नागरिक थे, एज वेल एज द पीपल बॉर्न इन इंडिया, अगर जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया उस समय जितने लोग भारत के नागरिक थे या फिर जितने लोग भी भारत में जिन्होंने जन्म लिया है वो सभी भारत के नागरिक होंगे, आर्टिकल 5 ये कहता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टर्म्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया जाता है। द इंडियन लेजिस्लेशन रिलेटेड टू दिस मैटर इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर आते हैं, विच हैज बीन अमेंडेड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इस एक्ट को कई बार इसमें अमेंडमेंट किया गया है, कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि समय की मांग के हिसाब से 1986 में चेंजेस किए गए, फिर 1992 में चेंज किए गए, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 15 में किया गया और अभी फाइनली 2019 में चेंज किए गए। जो इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए वो हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चेंज किए गए इतनी बार। तो 1986 में जब चेंज किया गया तो द 1986 अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्टेड सिटीजनशिप बाय बर्थ टू रिक्वायर एटलीस्ट वन पेरेंट हैड टू बी एन इंडियन सिटीजन। 1986 में जब चेंज किया गया तो सिटीजनशिप को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यह बोल करके कि बाय बर्थ जो सिटीजनशिप थी, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था ऊपर की स्लाइड में कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं या फिर कमेंसमेंट का जब हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उस समय अगर वो इंडिया में थे तो उन्हें हमने नागरिकता प्रदान की थी। तो 1986 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके हिसाब से एटलीस्ट एक पेरेंट को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया उसने कहा कि that aspect by requiring that a parent could not be an illegal immigrant, कि एक पेरेंट को कम से कम इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसके अलावा पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर किया हो और उसके बाद में उसने सिटीजनशिप ले ली हो। 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया, इट ऑल्सो मैंडेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया उसने कहा कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए जिसमें कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनका एक तरह से पूरा का पूरा, जैसे सेंसस में गणना की जाती है वैसा ही एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें कि सारे लोग जिनके पास सिटीजनशिप है उनका नाम होगा। व्हाट अबाउट द 2019 अमेंडमेंट, लेकिन इस साल जो अमेंडमेंट किया गया उसमें ऐसी क्या खास बात थी, उसमें ऐसा क्या था जो इतना ज्यादा इशू हो रहा है, उसको इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, देखते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 2019 अमेंड्स सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो 2019 का हमारा एक्ट है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करता है एंड सीक्स टू मेक फॉरेन इलीगल माइग्रेंट ऑफ सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटीज
coming from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for Indian citizenship. ये जो हमारा एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करता है एंड सीक्स टू मेक, और कुछ फॉरेन इलीगल माइग्रेंट जो कि कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज के हैं, कुछ सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, सिर्फ इन 3 कंट्रीज के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इनके इलीगल माइग्रेंट को भी ये इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए एक मंजूरी देता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। हाउ इज दैट सिटीजनशिप एक्वायर्ड इन इंडिया? अब भारत में नागरिकता प्रदान कैसे की जाती है? जैसे जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि भारत में नागरिकता जो प्रदान की गई है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत की गई है। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन थे जिनके तहत की जाती थी और अब क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं वो हम देखते हैं। तो पहली जो हमारी नागरिकता प्रदान की जाती है वो होती है बाय बर्थ। अभी हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है थ्रू रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करा के कर सकते हैं। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि एक्सटेंडेड रेजिडेंस इन इंडिया, अगर आप काफी समय से भारत में रह रहे हैं तो वो नेचुरलाइजेशन के तहत आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, अगर आपने किसी भारत के पार्ट को टेरिटरी में अपने ले लिया है तो वहां के सिटीजन्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो है वो है बाय बर्थ, जन्म के द्वारा। Every person born in India on or after 26 January 1950 but before 1st of July 1987, यानी कि इस पीरियड में 1950 से लेकर के 1987, इस पीरियड में अगर कोई भी पर्सन भारत में जन्म जिसने लिया है, he will be an Indian citizen irrespective of the nationality of his parents. उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये टाइम पीरियड इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर आपको पीछे याद हो कि हमारा जो पहला अमेंडमेंट किया गया था वो 1986 में एक अमेंडमेंट किया गया। तो यहाँ पर जब अमेंडमेंट किया गया उस समय ये बात कह दी गई कि कोई भी एक पेरेंट जो है उसको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। उसके पहले था कि अगर कोई भी नहीं भी है, एक भी उनके दोनों पेरेंट में से कोई भी एक भी अगर सिटीजन नहीं है तो भी वो भारत का नागरिक मान लिया जाता था। लेकिन इसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया कि एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1st July 1987 and 2nd December 2004 is a citizen of India given either of his or her parent, यानी कि कोई भी एक पेरेंट जो है उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स बर्थ, जिसकी नागरिकता की बात हो रही है उसके जन्म के समय पर माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब ये टाइमलाइन यहाँ पे क्यों ली गई? अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर बताया था कि एक अमेंडमेंट किया गया था हमारा 2003 में भी। तो 2003 में जब अमेंडमेंट कर दिया गया तो टाइमलाइन ये ले ली गई क्योंकि ये फोर्स में 2 दिसंबर 2004 से आया। एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री गिवन बोथ हर पेरेंट्स आर इंडियन। उसके बाद पहले कहा गया कि एक पेरेंट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, उसके बाद कह दिया गया कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपके माता पिता दोनों का ही भारतीय नागरिक होना जरूरी है, या फिर एटलीस्ट एक पेरेंट जो है वो सिटीजन हो और दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जबकि जिसका जन्म हुआ है उसके माता पिता में से एक जो है वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है और दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी जन्म के द्वारा नागरिकता। अब हम देखेंगे कि डिसेंट रजिस्ट्रेशन से कैसे हमारी नागरिकता जो है उसके क्या प्रोविजन है। A person of Indian origin who has been a resident of India for 7 years before applying for registration, उसे हम भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। कोई भी इंसान इंडियन ओरिजिन का जो भारतीय मूल का एक नागरिक हो, अगर वो भारत में 7 साल से रह रहा है तो उसके रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। A person of Indian origin who is resident of any country outside undivided India, जब भारत के टुकड़े नहीं हुए थे उस समय जो हमारा देश था, अनडिवाइडेड इंडिया जो था, उसमें अगर कोई भारतीय मूल का नागरिक रहता है तो उसे भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अ पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, कोई भी पर्सन जिसकी भारतीय नागरिक से शादी हुई हो एंड इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट फॉर 7 ईयर्स, और वो 7 साल से भारत में रह रहा हो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले, तो उसे भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के नागरिक हैं, उनके माइनर चिल्ड्रन को भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ये 4-5 पॉइंट थे हमारे कि हम रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे नागरिकता प्रदान कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि डिसेंट के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। तो अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, अगर किसी भी पर्सन का जन्म भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले हुआ है और उसके जन्म के समय उसके फादर अगर भारत के नागरिक हैं, तो उस इंसान को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। A person born outside India on or after 10 दिसंबर 1992, अब अगर 10 दिसंबर 1992 की जो हमने डेडलाइन ली है, इसके बाद अगर कोई भी पर्सन भारत के बाहर जन्म लेता है, लेकिन दिसंबर 2004 से पहले, यानी कि 92 से अगर 2004 के बीच में कोई भी पर्सन भारत के बाहर जन्म लेता है, तो और उसके जन्म के समय अगर उसका कोई भी एक पेरेंट अगर भारत का नागरिक है, तो उस समय पे हम कह सकते हैं कि उस इंसान को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब 2004 के बाद की बात अगर हम करते हैं, तो इफ अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 हैज टू एक्वायर सिटीजनशिप, हिज और हर पेरेंट हैव टू डिक्लेयर, उसके बाद में जो है वो रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिए गए। उसके बाद में कहा गया कि अगर 2004 के बाद में ऐसा होता है कि कोई भी इंसान जो है वो भारत के बाहर जन्म लेता है, तो उसके पेरेंट को ये डिक्लेयर करना होगा कि वो जो बच्चा है माइनर है, उसने किसी भी और कंट्री का पासपोर्ट उसके पास नहीं है और उसके बर्थ को उन्हें 1 साल के अंदर अंदर जिस भी कंट्री में वो पैदा हुआ है वहां पर इंडियन कंसुलेट जो है वहां पे जाके उसके बर्थ को रजिस्टर कराना होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसमें हमने बताया कि डिसेंट के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। अब अगर हम बात करें कि नेचुरलाइजेशन में कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो अ पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही और शी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 ईयर। अगर कोई भी इंसान भारत में 12 साल से रह रहा है, उन 12 साल में है कि 1 साल यानी कि आपका जो 12 महीने हैं प्रेसिडेंट जब आपने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, तो 12 महीने आपको लगातार रहना है और 11 साल जो है वो आपको एग्रीगेट रहना है। तो कुल मिला के अगर आप 12 साल रह रहे हैं और थर्ड शेड्यूल जो है सिटीजनशिप एक्ट का उसकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, तो आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी। जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है वो ना तो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है और ना ही दोहरी राष्ट्रीयता प्रदान करता है। इट ओनली अलाउज सिटीजनशिप फॉर अ पर्सन लिस्टेड अंडर द प्रोविजन अबव। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता प्राप्त प्रदान करता है जो कि बाई बर्थ अगर हम दे रहे हैं या बाई डिसेंट रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन या फिर अगर हमने किसी और कंट्री की टेरिटरी को एक्वायर कर लिया है, तो वहां के सिटीजन्स को हम अपनी नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। कैन इलीगल माइग्रेंट एक्वायर सिटीजनशिप? अब क्वेश्चन उठता है कि क्या जो हमारे इलीगल माइग्रेंट हैं क्या वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? An illegal migrant is prohibited from acquiring Indian citizenship. जो भी इलीगल माइग्रेंट हैं वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें उससे रोका गया है। एन इलीगल माइग्रेंट क्या होता है? इलीगल माइग्रेंट इज अ फॉरेनर, वो एक ऐसा फॉरेनर है, एक ऐसा विदेशी व्यक्ति है, हमारे देश का नहीं है, हु ईदर एंटर्स इंडिया इलीगली, जो कि भारत में या तो इलीगल तरीके से एंटर किया है, दैट इज विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि उसके पास वैलिड ट्रैवल के डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है, लाइक वीजा पासपोर्ट ये सब चीजें नहीं है, या फिर भारत में लीगली एंटर करता है लेकिन जितने टाइम पीरियड के लिए वो वीजा लेकर आया था या पासपोर्ट था उसके पास, उसे क्रॉस होने के बाद, उसे खत्म होने के बाद भी, यानी कि बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट के वो स्टे करता है भारत में, तो वो भी इलीगल माना जाता है। An illegal migrant can be prosecuted in India and deported or imprisoned. अगर कोई भी ऐसा इलीगल माइग्रेंट भारत में आता है तो हम उसे या तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या फिर उसे जेल में भी रख सकते हैं। In September 2015 and July 2016, the central government exempted certain group of illegal migrant from being imprisoned or deported. सितंबर 2015 में और जुलाई 2016 में जो हमारी केंद्र सरकार है उसने कुछ ग्रुप जो है इलीगल माइग्रेंट के, उनको इम्प्रिजन करने से या डिपोर्ट करने से एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उनको वहां से निकाल दिया, मना कर दिया गया कि उनको हम यहाँ पर डिपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी के जितने लोग होंगे उनके साथ में वही रहेंगे रूल जो पहले वाले थे, लेकिन कुछ कम्युनिटी को इससे इम्यून कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। These are illegal migrant who came to India from, और वो जो इलीगल माइग्रेंट थे वो सिर्फ इन 3 कंट्री के थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। और जो कम्युनिटी है, जो सर्टेन ग्रुप ऑफ इलीगल माइग्रेंट की हम बात करें तो वो सर्टेन ग्रुप कौन से हैं? वो सर्टेन ग्रुप है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम्स इन्वॉल्व नहीं है, और जो मेन इशू है इस पूरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, वो मेन रीजन है कि इसमें मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं है। जो कम्युनिटी इंक्लूड है वो है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। अगर इनमें से कोई भी इलीगल माइग्रेंट आता है तो उसे इलीगल नहीं कहा जाएगा। हाउ डज द एक्ट सीक टू चेंज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप? अब बात आती है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो हमने अमेंडमेंट किया गया है, वो सिटीजनशिप को डिटरमिन करने के क्राइटेरिया में क्या चेंज करना चाहता है आखिर? The act proposes that the specified class of illegal migrant from the three countries will not be treated as illegal migrant। जैसा हमने आगे बात की, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये सब जो है, ये जो स्पेसिफाइड क्लास है इलीगल माइग्रेंट की, इन तीन कंट्री से, तीन कंट्री कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। इन तीन कंट्री से अगर वो सर्टेन कम्युनिटी जो है, ग्रुप, वो आ रहे हैं, तो मेकिंग देम एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। एक्ट ये प्रपोज करता है कि उन्हें सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल माना जाए, रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इलीगल तरीके से आए हैं। ऑन एक्वायरिंग सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद, सच माइग्रेंट शैल बी डीम टू बी इंडियन सिटीजन। ये जो माइग्रेंट होंगे उन्हें इंडियन से भारतीय नागरिक का दर्जा दे दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री, उस डेट से जिससे वो एंटर किए थे इंडिया में। एंड ऑल द लीगल प्रोसीडिंग रिगार्डिंग देयर स्टेटस एज इलीगल माइग्रेंट और सिटीजनशिप विल बी क्लोज्ड। और जितनी भी उनके खिलाफ में कानूनी कार्यवाही चल रही थी, लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ कम्युनिटीज के लिए ये प्रोविजन दिया गया है। 6 कम्युनिटीज जो हैं हमारी, उनके लिए, और वो 3 कंट्री से आ रही हैं, उनके लिए ये प्रोविजन सरकार ने दिया। द एक्ट अलाउज अ पर्सन टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय नेशनलाइजेशन। ये जो अमेंडमेंट किया गया एक्ट में, ये किसी भी इंसान को अलाउ करता है कि वो नेशनलाइजेशन से भी सिटीजनशिप के लिए ये कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इफ द पर्सन मीट सर्टेन क्वालिफिकेशन, अगर वो कुछ कुछ जो हमारी क्वालिफिकेशन है उनको पूरा करता है। उनमें से एक क्वालिफिकेशन है कि द पर्सन मस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस फॉर द लास्ट 12 मंथ और एटलीस्ट 11 ईयर ऑफ प्रीसीडिंग 14 ईयर। पिछले 14 साल में जो उसका स्टे रहा है, उसमें से उसको 11 साल भारत में रहना चाहिए। और जब वो अप्लाई कर रहा है उससे एग्जैक्टली 12 महीने पहले, जैसा मैंने अभी ऊपर बात की थी नेशनलाइजेशन के, जो हमने पढ़ा था तब। लेकिन ये इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ इलीगल माइग्रेंट है ना, ये जो 6 कम्युनिटी हैं और 3 कंट्री के लोग हैं, इनके लिए ये जो 11 साल का टाइम पीरियड था कि आपको कम से कम 11 साल रहना है, ये घटा करके 5 साल कर दिया गया। सोचिए जरा, ये 5 साल कर दिया गया, जबकि बाकी की जो कम्युनिटी है, बाकी के जो कंट्री के लोग हैं, उनके लिए ये सेम रहेगा 11 साल। अब आर दीज प्रोविजन अप्लाई एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री? क्या ये जो प्रोविजन है ये भारत में हर जगह लागू होते हैं? तो द एक्ट क्लैरिफाइज दैट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑन सिटीजनशिप टू द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स विल नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। ये जो प्रोविजन है इलीगल माइग्रेंट को लेकर के, ये भारत के कुछ एरियाज में लागू नहीं होंगे। अब वो एरिया कौन कौन से हैं? वो एरिया है ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन 4 स्टेट के जो, ये छठे शेड्यूल में जो कवर है, इन 4 स्टेट के जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा द स्टेट रेगुलेटेड बाय द इनर लाइन परमिट अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इसके तहत जो भी हमारे स्टेट कवर होते हैं वहां पर भी लागू नहीं होगा। यहाँ पे लागू क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइब रहते हैं उनका अपना एक अलग लाइफ स्टाइल होता है, उनका एक कल्चरल जो सिग्निफिकेंस होता है उनकी अपनी लैंड के लिए, वो किसी को भी एंटर नहीं चाहते कि उनके स्फेयर में कोई भी एंटर करे और उन्हें डिस्टर्ब करे। तो इसलिए हमने इलीगल माइग्रेंट को, सरकार ने वहां पे एंटर करने के लिए मना किया है, जिससे कि जो हमारे ट्राइब्स हैं जो ऑलरेडी रिड्यूस होते जा रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा जा सके एक तरह से। दी सिक्स्थ शेड्यूल ट्राइबल एरियाज इंक्लूड, ये जो छठे शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बी आंगलोंग इन आसाम, गारो हिल्स इन मेघालय, Chakma district, Mizoram का, and Tripura tribal area district. Further, the inner line permit regulates visit of all the persons
इंक्लूडिंग इंडियन सिटीजन्स टू अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। तो हमारा जो इनर लाइन परमिट है वो कौन कौन से स्टेट को कवर करता है? वो आपका कवर करता है अरुणाचल में कुछ जगह पर है, मिजोरम में है और नागालैंड में है। तो इन जगह पर हमारे ये इलीगल माइग्रेंट वाला प्रोविजन लागू नहीं होगा। Is the differentiation among the specified class of illegal migrant and all other illegal migrant reasonable? क्या ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है ये रीजनेबल है क्या? ये एक्ट के लिए जो हमारे चैलेंज किया जा रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो द एक्ट मेक्स, ये जो रीजनेबल तो नहीं है, ये जितनी भी चीजें इसमें की गई हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, चैलेंजेस क्या क्या है आखिर। तो द एक्ट मेक्स ओनली सर्टेन इलीगल माइग्रेंट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। सिर्फ कुछ ही इलीगल माइग्रेंट को आपने एलिजिबल किया है सिटीजनशिप के लिए। दीज आर द पर्सन बिलोंगिंग टू 6 स्पेसिफाइड रिलीजियस कम्युनिटी, 6 स्पेसिफाइड रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे कि हमने पीछे देखा, हिंदू के लिए है, सिख के लिए है, पारसी के लिए है, जैन के लिए है, बुद्धिस्ट के लिए है और क्रिश्चियन के लिए है। ये 6 कम्युनिटी हैं हमारी जिनके लिए ये प्रोविजन है। एंड फ्रॉम द 3 स्पेसिफाइड कंट्रीज, सिर्फ आप अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और बांग्लादेश से बात कर रहे हैं, जो कि भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर किए हैं। डू नॉट रिसाइड इन द 6th शेड्यूल एरियाज, जो हमने ऊपर बात की है, स्टेट रेगुलेटेड बाय इनर लाइन परमिट स्टेट। तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए प्रोविजन लागू है जो कि रीजनेबल नहीं है और उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। This implies that all the other illegal migrant will not be able to claim the benefit of citizenship conferred by the bill. इसका मतलब है कि बाकी के कंट्री के, अगर या बाकी के इन रिलीजियस कम्युनिटी के अलावा बाकी किसी कम्युनिटी के लोग इलीगल माइग्रेंट जो कि हैं, तो वो एबल नहीं होंगे कि वो कोई भी बेनिफिट ले सकें सिटीजनशिप का, एंड मे कंटिन्यू टू बी प्रोसिक्यूटेड एज इलीगल माइग्रेंट, और उन्हें इलीगल माइग्रेंट का ही दर्जा मिला रहेगा। Any provision which distinguishes between two groups may violate the standard of equality guaranteed under Article 14 of the Constitution. कोई भी प्रोविजन जो कि दो लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश करता है, वो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो वायलेट कर सकता है हमारे आर्टिकल 14 को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है राइट टू इक्वालिटी की। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रोविजन बना रहे हैं जो दो लोगों में डिफरेंशिएट कर रहा है या किसी को पर्टिकुलर को कोई स्पेसिफिक स्पेशल बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता ही करता है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है। बाकी चैलेंजेस यहाँ पर क्या है? द बिल प्रोवाइड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द इलीगल माइग्रेंट ऑन द बेसिस ऑफ। अब आप देखिए कि आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के, लेकिन कितनी तरह से इसे वायलेट किया गया है। जो इलीगल माइग्रेंट को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सर्टेन कम्युनिटीज को, वो किस किस बेसिस पे दिया जा रहा है? देखिए, देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप सिर्फ 3 कंट्री की बात कर रहे हैं। अगर आपको देना है सारे रिलीजियस कम्युनिटीज को, तो आप हर कंट्री के रिलीजियस कम्युनिटीज को इलीगल माइग्रेंट का वो प्रोविजन प्रोवाइड करिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ अफगानिस्तान की, बात हो रही है सिर्फ पाकिस्तान की, और बात हो रही है सिर्फ बांग्लादेश की। तो सिर्फ 3 कंट्री की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहाँ पे हम मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, और हम इंक्लूड कर रहे हैं आपका एक तरफ हिंदूज को इंक्लूड कर रहे हैं, सिख को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसा मैंने पीछे बताया, बुद्धिस्ट को कर रहे हैं, जैन को कर रहे हैं, पारसी को कर रहे हैं। तो ये भी डिफरेंशिएशन है। डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया, आप 2014 की एक डेडलाइन ले रहे हैं कि इससे पहले जो कि आया हुआ है वो हमारा इलीगल माइग्रेंट जो है वो नहीं रहेगा। तो एक आपने एक पर्टिकुलर डेट कर दी। एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे भी आप कर रहे हैं कि अगर उन ट्राइबल एरियाज में 6 शेड्यूल वाले या फिर आईएलपी वाले जो एरियाज हैं इनर लाइन परमिट वाले, उनमें नहीं आना चाहिए, उनमें ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे, बाकी पूरे देश में होंगे। तो बहुत इन सारे के सारी चीजों पर आप डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये कैसे राइट टू इक्वालिटी को फॉलो करता है? ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करेगा ही करेगा। The bill classifies migrant based on their country of origin to include only Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. While the statement of subject and reason in the bill, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट दिया जाता है वो दिया गया है कि that million of citizen of undivided India, अविभाजित भारत जो हमारा था उसके बहुत सारे सिटीजन जो थे वो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में रहते थे। उनका कहना है इसलिए हमने सिर्फ इन 2 कंट्रीज को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। लेकिन अफगानिस्तान में तो कोई भी हमारा ऐसा अनडिवाइडेड इंडिया का नहीं रहता था, फिर आपने उनको क्यों दिया? इस बात का कोई भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। इसके अलावा एक ये भी बात कही गई कि इन कंट्री में
अपना एक स्टेट रिलीजन है, जिसकी वजह से विच हैज रिजल्टेड इन रिलीजियस परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। उनका कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश है, वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो बाकी जितने भी ग्रुप हैं, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, उनके साथ में एक बहुत ही खराब ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए हमने वहां के लोगों को यहाँ शरण दी है। ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है। लेकिन ये क्लेम भी कहाँ तक वैलिड है, ये देखिए। However, there are other countries which may fit this qualification. बहुत से ऐसी कंट्री है जो कि जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें फिट हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, टू ऑफ द इंडिया नेबरिंग कंट्री, अगर हम बात करें कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि अफगानिस्तान हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो बाकी के साथ बाकी कम्युनिटीज, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, उनके साथ में एक बहुत ही खराब ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से हमने उन्हें अपने यहाँ शरण देने की बात की है, इलीगल माइग्रेंट हो उसके बावजूद। तो अब बात आती है कि जो श्रीलंका है, वहां पर भी बुद्धिस्ट स्टेट रिलीजन है और म्यांमार में भी बुद्धिज्म है। तो यहाँ पर एक हिस्ट्री रही है कि इन जगहों पर तमिल इलाम जो है, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है श्रीलंका में, उनको, और म्यांमार की अगर हम बात करें तो रोहिंग्या मुस्लिम को, जो कि मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटीज माने जाते हैं एंटायर वर्ल्ड में, उनको यहाँ पर बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। फिर आपने उनको शरण क्यों नहीं दी? एक ये मुद्दा यहाँ पर उठकर आ रहा है, जिसके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। फर्दर, देयर आर अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी और भी ऐसी बहुत सी माइनॉरिटीज हैं, लाइक अहमदिया मुस्लिम है पाकिस्तान में, जिनके साथ में बहुत ही खराब ट्रीटमेंट किया जाता है। उनको उन्हीं की कंट्री में नॉन मुस्लिम का दर्जा दिया जाता है। An atheist in Bangladesh who have faced religious persecution and may have illegally migrated to India, तो आपको उनको भी शरण देना चाहिए था। एक ये मुद्दा उठकर आता है। The act create further differentiation between a specified class of illegal migrant based on when they entered India। जैसे अभी हमने बात की कि डेट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट किया गया है कि अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले आ रहे हैं या बाद में, उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है कि आप पे वो प्रोविजन लागू होगा कि नहीं होगा, एंड वेयर दे लिव इन इंडिया, और वो भारत में कहाँ रहने वाले हैं। 6th शेड्यूल में और इनर लाइन परमिट में ये हमारा जो एक्ट था, ये वहां पे लागू नहीं होगा। तो अब बात आती है कि हाउ डज द बिल चेंज regulations for overseas citizens of India? The bill also amend the provision for on registration of overseas citizen of India। पहले जो प्रोविजन थे हमारे ओसीआई के लिए, उसको भी इन्होंने चेंज किया है। अब क्या हो गया है कि ओसीआई कार्ड होल्डर आर फॉरेनर, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो फॉरेनर होते हैं, हु आर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका मूल जो है वो भारतीय मूल के होते हैं लेकिन होते हैं फॉरेनर। फॉर एग्जाम्पल, दे मे हैव बीन फॉर्मर इंडियन सिटीजन, कि वो पुराने भारतीय नागरिक हो सकते हैं, और चिल्ड्रन ऑफ करंट इंडियन सिटीजन, या फिर उनके बच्चे हो सकते हैं जो कि अभी हमारे इंडियन सिटीजन हैं। An overseas citizen of India enjoy the benefit such as right to travel to India without a visa। इनको benefits क्या क्या रहते हैं कि वो बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब क्या कह दिया गया है कि एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट में कैंसिल अ पर्सन्स ओसीआई, गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल कर सकती है किसी भी इंसान का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन ऑन वेरियस ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द एक्ट। इन्होंने बहुत सारे ऐसी ग्राउंड दे दिए हैं जिनके बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, और वो बहुत ही मिनिमल से हैं कि अगर आपने, एक प्रोविजन है जिसमें है कि अगर आपने पार्किंग गलत जगह पर कर दी है किसी पब्लिक प्लेस पर, उसमें भी आपका ये सिटीजनशिप जो है वो जा सकती है। बहुत ही वेग सा इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें कि एक तरह से पूरा गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी है कि आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन है वो कभी भी कैंसिल कर सकती है। एंड ओसीआई रिसाइडिंग इन इंडिया में बी रिक्वायर्ड टू लीव द कंट्री, और उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा उस हालत में। द बिल एड अनदर ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई रजिस्ट्रेशन, यानी कि वायलेशन ऑफ एनी लॉ नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का अगर किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो आपका जो ओसीआई रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। However, the bill does not provide any guidance or the nature of laws which the central government may notify। हालांकि ऐसे किसी भी लॉ की बात नहीं की गई है जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी लॉ का वायलेशन करने पर, तो बिल में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। The Supreme Court has noted that this guidance is necessary to set limits on the authorities' power
and to avoid any arbitrariness in the exercise of powers. Therefore, the power given to the government under the bill may go beyond the permissible limit of the valid delegation. तो ये हमारे जितने भी लॉ यहाँ पर बताए गए, ये कह दिया गया कि ओसीआई सिटीजनशिप जो है आपकी, वो किस तरह से कैंसिल हो सकती है। पूरा का पूरा पावर जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे कैसे लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आकर के। तो जो भी कंट्रोवर्सीज थी वो हमने पूरी ऊपर देखी अभी कि कंट्रोवर्सी क्या क्या रही है। एक तो हो गया कि आपने एक पर्टिकुलर आप डिफरेंशिएट कितने बेसिस पे कर रहे हैं। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जो हमारा कंट्री है, जिस जिस कंट्री से लोग आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्लेस के बेसिस पे कर रहे हैं कि कहाँ पर वो रहने वाले हैं। डेट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ये किस किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप अलाउ कर रहे हैं। तो देयर आर मैनी बेसिस जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ दें या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही वरीयता दें। ये आर्टिकल 14 का सीधा सीधा सा उल्लंघन करते हैं। The fundamental criticism of the act has been that it specifically target Muslims. ऐसा कहा जा रहा है बहुत से रिलीजियस ग्रुप के द्वारा कि ये जो है ये एक्ट स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बाकी जैसे हमने देखा कि ये हिंदू को भी हिंदूज के लिए भी है, यहाँ पे सिख को भी कवर किया है, यहाँ पे बुद्धिस्ट को भी कवर किया है, यहाँ पे पारसी को भी कवर किया है, यहाँ पे जैन को भी कवर किया है, क्रिश्चियंस को भी कवर किया है। तो बच गए तो सिर्फ मुस्लिम्स ही बच गए जिनको कवर नहीं किया गया है। Critics argue that it is a violative of Article 14 of the Constitution, which guarantees right to equality. जैसे हमने ऊपर बात की। The government, however, maintains that the Act aims to grant citizenship to the minorities who have faced religious persecution in Muslim majority foreign countries. गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहाँ पे अदर ग्रुप हैं जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करते हैं, फिर आपको उनको भी ये देना चाहिए था, शेल्टर देना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके हमने सारी कंट्रोवर्सी देखी कि आखिर इसके अराउंड कंट्रोवर्सीज क्या क्या हो रही थी और क्या क्या ऐसे प्रोविजन इस एक्ट में है जिन पे वर्क करना चाहिए एक्चुअली अभी गवर्नमेंट को। तो ये था हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिसे इस वीडियो में यूज किया गया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप ड्रीमिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू।